हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने जून 2009 का देखा था और इस क्लास में हम लोग दिसंबर का देखेंगे। 2009 का ही पेपर है लेकिन ये दिसंबर में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि साहित्य लेखन की विधि नहीं है। क्या साहित्य लेखन की विधि नहीं है? अकारादिक्रम, लेखकों का कालक्रम, रचनाओं का कालक्रम, परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक क्रम। तो बिल्कुल अकारादिक्रम नहीं है। ठीक, ये साहित्य लेखन की विधि नहीं है। क्या? अकारादिक्रम। बाकी लेखकों का कालक्रम है, रचनाओं का कालक्रम है और परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक क्रम है। ये तीनों है। दूसरा प्रश्न है आपसे कि शब्दानुशासन के लेखक हैं। शब्दानुशासन के लेखक हेमचंद्र हैं। कौन है? हेमचंद्र ने लिखा है शब्दानुशासन। उसको हम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन भी कहते हैं और केवल शब्दानुशासन भी कहते हैं। ये हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। ठीक, चलिए 3 नंबर में आपसे पूछा है कि खलिक बारी किसकी रचना है। तो खलिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। अमीर खुसरो ने लिखा है खलिक बारी, हालाते कन्हैया, नजरान ए हिंदी, पहेलिया, मुकरिया। अगला प्रश्न है कि सूफी काव्य का उद्देश्य है। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? प्रेम निरूपण है या काव्यशास्त्र निरूपण है या इस्लाम धर्म का प्रचार है या राष्ट्रीय चेतना है? तो सूफी धर्म का उद्देश्य प्रेम निरूपण है। क्या है? प्रेम निरूपण। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सूफी धर्म का उद्देश्य काव्य का प्रेम निरूपण है। 5 नंबर में पूछा है कि रीति मुक्त कवि नहीं है। आपको पता है कि रीति मुक्त में 5 कवि आते हैं। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। जशवंत सिंह नहीं आ जाएंगे। ठीक, ये रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। 6 नंबर में पूछा है कि जूही की कली कविता के लेखक हैं। तो निराला जी की कविता है ये। चलिए 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर में आपसे पूछा गया है कि हालावाद के प्रवर्तक का नाम है। तो हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन हैं। कौन है? हरिवंश राय बच्चन हैं और इसे प्रेम और मस्ती की काव्यधारा भी कहा जाता है। 8 नंबर में पूछा गया है कि तुम विद्युत बन आओ पाहुन, मेरे नैनों पर पग धर धर। पंक्ति किसकी है? क्या है? तुम विद्युत बन आओ पाहुन, मेरे नैनों पर पग धर धर। तो ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा ने ये लिखा है कि तुम विद्युत बन आओ पाहुन, मेरे नैनों पर पग धर धर। फिर मीराबाई ने लिखा है असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। नरेश मेहता ने लिखा है कि हाक ला रहा वह प्रभात का ग्वाला। जगुड़ी ने लिखा है भय भी शक्ति देता है। 9 नंबर में आपका पूछा है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। चलिए 10 नंबर में पूछा गया है कि संचार माध्यमों में प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? तो संचार माध्यमों में हिंदी का शासकीय रूप प्रयोग होता है। शासकीय मतलब जो उसका मानक रूप है वो संचार में प्रयोग किया जाता है। तो संचार माध्यमों में हिंदी का शासकीय रूप प्रयोग होता है, न कि साहित्यिक, न कि शुद्ध व्याकरणिक और न कि व्याकरणिक। क्या? शासकीय रूप। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11 नंबर में दिया है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है। तो संचारी भाव की संख्या हमारी 33 है। कितनी है? 33 संचारी भाव होते हैं और 9 अस्थाई भाव होते हैं और 8 सात्विक अनुभाव होते हैं। चलिए 12 नंबर पे आते हैं। 12 नंबर में पूछा गया है विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन हैं। तो विखंडनवाद के प्रवर्तक जॉक देरिदा हैं। कौन?
जॉक डेरिडा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर में दिया है कि कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे। तो कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु जी थे। ये आपको ध्यान देना है। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी बंगवासी पत्रिका बालमुकुंद गुप्त की है। साहित्य संदेश गुलाब राय की है और बनारस अखबार सितारे हिंद का है। 14 नंबर का प्रश्न है आपसे कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1893 में काशी में इसकी स्थापना होता है 9 जुलाई को। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे राधा कृष्ण दास और इसके संस्थापक सदस्यों में थे राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। चलिए 15 नंबर पे आते हैं। शिवशंभु के चिट्ठे के लेखक हैं। शिवशंभु के चिट्ठे किसका निबंध है? तो ये बाल मुकुंद गुप्त का है। किसका है? बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है शिवशंभु के चिट्ठे। लॉर्ड कर्जन पे व्यंग किया है। फिर सुरासुर निर्णय, ये किसका निबंध है? ये सदासुख लाल का निबंध है सुरासुर निर्णय। हिंदी का आदि कवि निबंध श्याम सुंदर दास ने लिखा है और बसंत आ गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। 16 नंबर में आपसे पूछा गया है कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक हैं। तो कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसी से प्रेरित होकर गुप्त जी ने साकेत लिखा था। फिर आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी निबंध दिया है। साहित्य में हिमालय की परंपरा लिखे हैं ये। फिर मणिकर्णिका निबंध भारतेंदु ने लिखा है। फिर चंद्रोदय बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। 17 नंबर में आपसे पूछा गया है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। ये पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से ली गई है? तो ये ली गई है स्कंदगुप्त से। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये पंक्ति स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है। प्रसाद जी ने लिखा है 1928 में। फिर आते हैं हम 18 नंबर पे। 18 नंबर में आपसे पूछा है कि अर्धस्वर कौन सा है। तो अर्धस्वर ए है य। आपको पता होना चाहिए कि अर्धस्वर 2 होते हैं, एक य होता है और एक व होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। य कैसे बना है? तो ई प्लस अ मिलके य बना है। व कैसे बना है? तो उ प्लस अ मिलके व बना है। तो ये आपको ध्यान देना है। 2 अर्धस्वर हैं य और व, और कैसे बने हैं ये भी ध्यान देना है। ठीक। चलिए 19 नंबर में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? अवधी, बिहारी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो बिहारी नहीं है पूर्वी हिंदी की। ठीक। बाकी अवधी तो है, बघेली भी है, छत्तीसगढ़ी भी है। ये तीनों पूर्वी हिंदी में आती हैं। चलिए 20 नंबर में पूछा है कि बोली का लघुत्तम रूप क्या है। वर्ण है, उपबोली है, व्यक्ति है कि सहायक बोली है। तो बोली का लघुत्तम रूप वर्ण है। क्या है? बोली या भाषा का लघुत्तम रूप पूछेगा तो हम वर्ण बताएंगे। ठीक। चलिए ये ध्वनि का मूर्त रूप होता है वर्ण। 21 नंबर पे आते हैं। 21 नंबर में स्थापना दी गई है कि नाद सौंदर्य का योग कविता की पूर्णता के लिए आवश्यक है। तो ये तो सही लग रहा है। नहीं, ये लेकिन गलत है कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, न कि नाद सौंदर्य कविता की पूर्णता के लिए आवश्यक है। हाँ, ये गलत दिया है। और नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, ये सही है। ठीक। हमारा स्थापना गलत दिया है और तर्क सही दिया है। नाद सौंदर्य से कविता का पूर्णता नहीं होती है, उसकी आयु बढ़ती है। चलिए 22 नंबर पे आते हैं। 22 नंबर में दिया है कि व्यक्तिवाद का एक रूप अहमवाद है। तो बिल्कुल सही है ये।
और अहमवादी व्यक्ति समाज का तिरस्कार करता है, बिल्कुल, क्योंकि वे स्वार्थी हो जाता है तो समाज का तिरस्कार करने लगता है। तो यहाँ पे बिल्कुल दोनों सही दिया है कि व्यक्तिवाद का एक रूप अहमवाद है और अहमवादी व्यक्ति समाज का तिरस्कार करता है। चलिए 23 नंबर पे आते हैं। 23 नंबर में स्थापना दी गई है कि सिद्धांततः प्रजातंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहा जा सकता है। तर्क दिया है कि शासन प्रायः प्रजा के हित में समर्पित होता है। तो यहाँ पे दोनों सही है, ठीक, ए और आर दोनों सही है। क्यों? क्योंकि जो प्रजातंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहा जा सकता है, बिल्कुल, और शासन प्रायः प्रजा के हित में ही समर्पित होता है, ये भी सही है, ठीक। तो हमारा ए और बी दोनों सही है। और विश्व में प्रजातंत्र को सर्वोत्तम शासन माना जाता है, ये ध्यान देना है। चलिए 24 नंबर में दिया है स्थापना कि कला की सर्जना आध्यात्मिक क्रिया है, और तर्क दिया है कि आध्यात्मिकता और कला अन्योन्याश्रित हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दोनों गलत, ठीक, यहाँ पे दोनों गलत दिया है। क्यों? कला की सर्जना आध्यात्मिक क्रिया नहीं है और आध्यात्मिकता और कला एक दूसरे पे आश्रित भी नहीं है, तो दोनों हमारा गलत है, ठीक। यहाँ व्याख्या दिया है कि कला की सर्जना सिर्फ आध्यात्मिक क्रिया ही नहीं है और आध्यात्मिकता और कला को अन्योन्याश्रित संबंध नहीं है। कला अध्यात्म के साधन का कार्य कर सकती है, ठीक, तो यहाँ पे दोनों गलत है। चलिए 25 नंबर पे आते हैं। 25 नंबर में स्थापना दी गई है कि बड़े बड़े राज्य उत्पाद की बिक्री के लिए सौदागर हो गए हैं। तो सही है, क्योंकि व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, स्थापना भी और तर्क भी, कि बड़े बड़े राज्य उत्पाद की बिक्री के लिए सौदागर हो गए हैं क्योंकि व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग है। 26 पे आते हैं। 26 नंबर में दिया है कि ध्वनि काव्य चित्र काव्य से श्रेष्ठ है। तो बिल्कुल ध्वनि काव्य चित्र काव्य से श्रेष्ठ है, क्योंकि चित्र काव्य रस की सृष्टि नहीं कर पाता। हाँ, ये भी सही है, बिल्कुल, मात्र चित्र काव्य से रस की सृष्टि पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है, और जबकि ध्वनि काव्य में ये पूर्णता पाई जाती है, उससे रस की सृष्टि हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा ए और आर दोनों सही है। 27 नंबर में स्थापना दिया है कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक की सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, और तर्क दिया है क्योंकि इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। तो यहाँ पे दोनों सही है, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधी घेरे से ऊपर ले जाती है, और क्योंकि यहाँ जो भूमि है स्वार्थ से ऊपर वाली, वहाँ मनुष्य कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। तो हमारा क्या है, दोनों सही है। चलिए 28 नंबर पे आते हैं। 28 में दिया है कि काल क्रम की दृष्टि से आलोचकों का क्रम बताना है, सबसे पहले कौन आएंगे, सबसे बाद में कौन आएंगे। तो ये भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपके रामचंद्र शुक्ल जी आ जाएंगे 1884 में, फिर आएंगे नंद दुलारे वाजपेयी, शायद 1905 में इनका है, फिर आएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 में, और रामविलास शर्मा है 1912 में। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देख भी लेते हैं हम। सी सही हो जाएगा। अब 30 नंबर कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे, इसके बाद हाँ यहीं पे दिया है। देखिए शुक्ल जी 84 में है, नंद दुलारे वाजपेयी 1906 में है, हजारी 7 में है, और रामविलास शर्मा 1912 में है। चलिए पत्रिकाओं का क्रम बताना है, सबसे पहले कौन सी पत्रिका आएगी। तो सबसे पहले तो आपकी सरस्वती आ जाएगी, फिर हंस आएगा, फिर कविवचन सुधा, फिर इंदु। तो देखते हैं कौन सा सही दिया है, ऑप्शन बी ऑप्शन सही दिया है, सॉरी, सबसे पहले कविवचन सुधा आएगी, ध्यान नहीं दिया मैंने।
सबसे पहले कविवचन सुधा आएगी, क्योंकि ये भारतेंदु युग की पत्रिका है ना, और इसका समय 1868 ईस्वी है। फिर उसके बाद सरस्वती आएगी, द्विवेदी युग की पत्रिका है, 1900 ईस्वी में। फिर आएगी इंदु 1909 ईस्वी में। फिर आएगी हंस 1930 में। तो सबसे पहले कविवचन सुधा है 1868 में, सरस्वती है 1900 में, इंदु है 1909 में और हंस है 1930 में। तो भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे दिया है प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्न कहानियों का सही क्रम लिखिए। यहाँ पे कहानियों का क्रम बताना है। तो सबसे पहले आपकी कहानी हो जाएगी दुलाई वाली। ठीक, ये बंग महिला की कहानी है और सबसे पहले आएगी। दुलाई वाली के बाद आ जाएगा आंधी, प्रसाद जी की है। फिर पाजेब आ जाएगा जैनेन्द्र का। फिर यारों के यार कृष्णा सोबती का। तो दुलाई वाली है 1907 में, आंधी है 1929 में, पाजेब है 1942 में और यारों के यार है 1967 में। अब आते हैं 31 नंबर में। 31 नंबर में दिया है कि कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहले शिवशंभू के चिट्ठे आ जाएगा 1905 में, इसका हम डेट देखे थे। फिर आ जाएगा आत्माराम के टेटे, फिर श्रृंखला की कड़िया, फिर विषाद योग कुबेरनाथ राय का। तो शिवशंभू के चिट्ठे 1905 में है, आत्माराम के टेटे भी 1904-05 में है, लेकिन शिवशंभू के चिट्ठे के बाद आएगा ये। और शिवशंभू के चिट्ठे भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित है, ये भी ध्यान देना है। श्रृंखला की कड़िया 1942 में आएगा महादेवी वर्मा का, और विषाद योग आएगा सबसे अंतिम में 1973 में। चलिए 32 नंबर पे आते हैं। 32 नंबर में आपको उपन्यासों का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा अंतिम अरण्य, निर्मल वर्मा का। ठीक, तो यहाँ पे कुछ गलत दे दिया है, मुझे लग रहा है ऐसा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले होना चाहिए आपका भूतनाथ को, बी ऑप्शन होना चाहिए भूतनाथ। उसके बाद होना चाहिए डूबते मस्तूल 1954 में है। उसके बाद कब तक पुकारो 1957 में है। और उसके बाद सबसे अंतिम में अंतिम अरण्य होना चाहिए। बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन में भी थोड़ा बहुत मिस्टेक है। कब तक पुकारो और डूबते मस्तूल को आगे पीछे होना चाहिए था। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्रम हो जाएगा भूतनाथ 1906 में है सबसे पहले, फिर डूबते मस्तूल आएगा 1954 में, फिर कब तक पुकारो 1957 में, फिर अंतिम अरण्य 2000 में। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा युग्म संगत है। तो बिसलदेव रासो नरपति नाल, पहला ही युग्म हमें संगत मिल गया, क्योंकि बिसलदेव रासो के लेखक नरपति नाल हैं। 1155 ईस्वी में रचना है। इसके नायक बिसलदेव, नायिका राजमती हैं, 4 खंडों में है। फिर आपके खुमार रासो के जगनिक नहीं है, दलपति विजय हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। फिर है विजयपाल रासो के चंद्रबरदाई नहीं है, नल सिंह हैं, ये भी गलत हो गया। और परमाल रासो के दलपति विजय नहीं, जगनिक हैं। ठीक, फिर 34 नंबर में आते हैं। 34 नंबर में दिया है कि कौन सा युग्म संगत नहीं है। तो भारत दुर्दशा भारतेंदु का सही दिया है, प्रायश्चित प्रसाद का सही दिया है, दशरथ नंदन माथुर का सही दिया है, लेकिन कबीरा खड़ा बाजार में गलत दिया है, ये भीष्म साहनी का है। ठीक, चलिए 35 नंबर पे आते हैं। 35 नंबर में आपसे पूछा है कि कौन सा युग्म संगत है। तो यहाँ पे कौन तुम मेरे हृदय में, यही संगत है। ठीक, बाकी सब गलत दिया है। ये महादेवी वर्मा की पंक्ति है, कौन तुम मेरे हृदय में। बाकी आपकी जो दी गई है, न जाने नक्षत्रों से कौन, तो ये पंत जी की पंक्ति है। फिर है जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, ये प्रसाद की है। और सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये मैथिली शरण गुप्त की है। तो कौन तुम मेरे हृदय में महादेवी वर्मा की है, बिल्कुल सही है। अगला है 36 नंबर में मिलान करना है। यही सच है मन्नू भंडारी का है, परिंदे निर्मल वर्मा का है, फूलों का कुर्ता यशपाल का है और जिंदगी और जो कमरकांत का है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए
अब आते हैं 37 नंबर पे। 37 नंबर का आपका प्रश्न है कि ईश्वर की अध्यक्षता में किसका है, मिलान करना है काव्य कृतियों का उनके लेखकों से। तो ईश्वर की अध्यक्षता में है लीलाधर जगूड़ी का, अबूतर कबूतर उदय प्रकाश का है, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय का है और जलसा घर श्रीकांत वर्मा का है। तो यहाँ भी हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 38 नंबर पे आते हैं और यहाँ पे एक रविंद्र के प्रति दिया गया है नागार्जुन का, ये भी ध्यान देना है। आपको बताना है कि बापू के प्रति किसकी रचना है। रविंद्र के प्रति तो नागार्जुन ने लिख दिया है, बापू के प्रति भी किसी ने लिखा है तो कमेंट करके बताइएगा। 38 नंबर में आपको पंक्तियाँ दी गई हैं, इनका मिलान करना है। तो पंक्ति है कि अतिशोध हो स्नेह को मार्ग है, ये किसकी है, घनानंद की है। फिर है कि अबलौ नशानी अबना न सही हो, ये तुलसीदास की है विनय पत्रिका से। फिर है आपकी कि सट पटाती सी ससी मुखी, ये किसकी है, तो ये बिहारी की पंक्ति है। किसकी है, बिहारी की। सट पटाती सी ससी मुखी, मुख घूंघट पर ढाके, बिहारी दास की है। फिर है ऊधा मन न भय 10-20, ये सूरदास की है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको यहाँ पे सट पटाती सी ससी मुखी, मुख घूंघट पर ढाके, ये बिहारी की पंक्ति है, ध्यान देना है। 39 पे आते हैं। 39 नंबर में आपसे है पदम पराग किसका है, पदम सिंह शर्मा का है। बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा का है। माटी की मूर्ति बेनीपुरी का है। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल वही दिया है, पदम पराग पदम सिंह शर्मा का संस्मरण है। बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा का। माटी की मूर्ति बेनीपुरी का। रेखाएं बोल उठी सत्यार्थी का है। रेखा चित्र नाम से है चतुर्वेदी जी का, बनारसी दास चतुर्वेदी। 40 नंबर में आपको आत्मकथाओं को सुमेलित करना है लेखकों के साथ। तो यहाँ पे दी गई है अन्या से अनन्या आत्मकथा, ये प्रभा खेतान की है। बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन की है। जूठा ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। और एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी का है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान, बसेरे से दूर आपका उनका है हरिवंश राय बच्चन का, जूठन वाल्मीकि का, एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी का। तो अन्या से अनन्या लिखा गया है 2007 में, बसेरे से दूर 1978 में, जूठन 1997 में और एक कहानी यह भी 2007 में। यहाँ पे पत्रिका दी गई है और पत्रिका को उसके संपादकों के साथ मिलाना है। सूची 1 में पत्रिका है, सूची 2 में पत्रकारों के नाम है। तो हंस पत्रिका हो जाएगी राजेंद्र यादव की। प्रेमचंद की भी थी और राजेंद्र यादव ने भी इसका संपादन किया है। संचेतना पत्रिका महीप सिंह की है। आलोचना पत्रिका है आपकी अरुण कमल की हो जाएगी। और दस्तावेज हो जाएगी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की। आलोचना किसी और की भी पत्रिका है, यहाँ पे अरुण कमल का संपादक दिया है, लेकिन किसी और की भी है तो वहाँ भी आप बताइएगा कमेंट करके कि किसकी है। ठीक, फिलहाल यहाँ पे अरुण कमल दिया है, ध्यान देना है। चलिए 42 नंबर पे आते हैं। 42 नंबर में पंक्ति दी गई है, मिलान करना है। पंक्ति है कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पे लिखा अमर, किसकी पंक्ति है, तो ये पंक्ति निराला जी की है राम की शक्ति पूजा से। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पे लिखा अमर। फिर दूसरा है कि सैया सैकत पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, ये पंत जी की पंक्ति है। फिर है तीसरा कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। फिर है शशि मुख पर घूंघट डाले, ये किसकी है, प्रसाद जी की पंक्ति है। ठीक, शशि मुख पर घूंघट डाले जयशंकर प्रसाद ने कहा है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंक्तियों का मिलान हमने कर ही लिया था सही। चलिए 43 नंबर पे आते हैं। 43 नंबर में नाटक दिया गया है, उनके पात्र दिए गए हैं कि कौन किस नाटक के पात्र हैं, सुमेलित कीजिए। तो चंद्रगुप्त प्रसाद जी का नाटक है और इसके पात्र है चाणक्य। ठीक, फिर आधे अधूरे के पात्र है महेंद्र नाथ, सावित्री का पति रहता है। फिर कोणार्क का पात्र है विशु और फिर अंधा युग का पात्र है अश्वत्थामा। और यहाँ पे प्रपंच बुद्धि दिया है एक ठो अधिक, तो प्रपंच बुद्धि स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है।
तो ये ध्यान देना है। यहाँ हमारा बी ऑप्शन मिलाएंगे तो सही होगा। 44 में आते हैं। 44 नंबर में भी मिलान ही करना है। यहाँ नाटक दिया है, इधर नाटककार दिए हैं, तो कौन सा नाटक किसका है? तो कोर्ट मार्शल है स्वदेश दीपक का। किसका है? स्वदेश दीपक का। इतिहास चक्र है दया प्रकाश सिन्हा का। अन्वेषक है प्रताप सहगल का। अन्वेषक नाटक किसका है? प्रताप सहगल का है। और कबीरा खरा बाजार में भीष्म साहनी का है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का, इतिहास चक्र दया प्रकाश सिन्हा का, अन्वेषक प्रताप सहगल का, कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। और राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण लाल का है। चलिए 45 नंबर पे आते हैं। तो 45 नंबर में मिलान करना है। अनुमितिवाद किसका सिद्धांत है? ये काव्यशास्त्र से प्रश्न है। तो अनुमितिवाद है शंकुक का। उत्पत्तिवाद है भट्ट लोलट का। और साधारणीकरण है भट्टनायक का। और अभिव्यक्तिवाद है अभिनव गुप्त का। साधारणीकरण भट्टनायक का, उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट का, अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। हमने सही सही मिलान किया था। ठीक, तो 45 प्रश्न हमारे पूरे हुए। और 5 प्रश्न ये दिए गए हैं गद्यांश से। गद्य को पढ़ के ध्यानपूर्वक उत्तर देना होता है। ठीक, तो याद करना ही नहीं है इसको तो पढ़ के अपना आंसर देना होता है। तो हमने कम समय में पेपर को कवर करने का कोशिश किया। मेन जो चीज़ें है उसी के हमें ध्यान देना है, क्योंकि समय का ध्यान रखना है। ठीक, कम समय में ज़्यादा चीज़ें, सटीक चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। तो छोटे से वीडियो में हमारा एक पेपर क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। 25-26 मिनट में हमने 45 क्वेश्चन अपने देख लिए। बिल्कुल अच्छे से देखे, ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगले क्लास में अब हम देखेंगे 2010 का पेपर। 2009 का पेपर हमारा समाप्त होता है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी को क्लास देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में।